गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। और आज आपके सामने मैं पुनः विजडम एग्रो क्लासेस की जो लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं उनमें फिर एक कड़ी जोड़ करके आ रहा हूं और आपके सामने हॉर्टिकल्चर की क्लास जैसे चल रही थी उसमें विटामिन्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हम सभी को पता है कि जो हमारे लिए भोजन आवश्यक है और जिस भोजन को हम अपने लिए लेते हैं ऊर्जा की प्रतिपूर्ति के लिए या अपने शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, उन सभी अवयवों में एक विटामिन महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। आज उस विटामिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं या विटामिन। तो आज हमारा प्रक्रम जो होगा मुख्य वो इस चैनल या मंच के माध्यम से आपके सामने होगा विटामिन। तो आज हम विटामिन जो पढ़ेंगे, विटामिन सबसे बड़ी चीज ये कि इनकी किसी भी जंतु शरीर को आंशिक आवश्यकता होती है। बहुत कम मात्रा में इनकी प्राप्ति से हम रोगों से बच सकते हैं। यदि इनकी आंशिक मात्रा में कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज या रोग की जो है संभावना हो जाती है। विटामिन जो शब्द दिया गया, विटामिन जो दोस्तों शब्द दिया गया, वो शब्द किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? फंक नामक यानी FUNK, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया। विटामिन जो होते हैं इनकी उपस्थिति कहां होती है और इनका संश्लेषण कहां होता है, आज उन सब विषय के बारे में जानेंगे। और विटामिन मानव या प्राणी शरीर में क्या करते हैं? तो विटामिन जो होते हैं वो जीवित तंत्रों में एमीन के रूप में पाए जाते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? जीवित तंत्रों में। मैं यहां लिखता हूं कि जीवित तंत्रों में। अब तंत्रों शब्द का मतलब क्या होता है? मीन्स अगर हम देखें तो सिस्टम, क्या कह सकते हैं हम? सिस्टम कह सकते हैं। और सिस्टम का मतलब यह होता है, तंत्र का मतलब यह होता है कि मीन्स जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्रों का विकास या निर्माण होता है और वो किसी विशिष्ट जैव प्रक्रिया को संचालित करने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो आज हम विटामिन पर जब चर्चा करते हैं तो हमने कहा फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हम कह रहे हैं कि जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन यानी विटामिन। तो मैंने क्या कहा? जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन क्या है? विटामिन है। और विटामिन करते क्या है हमारे शरीर में, किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से संचालित होते हैं या इनकी क्रिया क्या होती है? तो मैंने बताया कि विटामिन शब्द फंक ने दिया, जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन है। और मैंने कहा कि तंत्र यानी सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। और जीवित तंत्रों में पाया जाने वाला एमीन करता क्या है? तंत्रों में जो जैविक क्रियाएं प्राणियों के अंदर चलती हैं उन जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहायक होता है। कौन? विटामिन। विटामिन क्या करते हैं? जैविक प्रक्रम या फिर मैं कह दूं जैविक प्रक्रियाओं के संचालन में सहायक। किसमें? संचालन में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। विटामिन जैविक प्रक्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन है। अब विषय यह बनता है कि जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन है, जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, लेकिन क्या विटामिन जो होते हैं उनका अधिकांश संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो अधिकांश संश्लेषण उत्तर मिलता है नो, यानी मानव शरीर में नहीं होता है। कहां नहीं होता? मानव शरीर में नहीं होता है। और मानव एक प्राणी है, जंतु है, मीन्स कह सकते हैं कि जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन है, जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने का कार्य करते हैं, जैविक प्रक्रम के संचलन में ये सहायक होते हैं। लेकिन क्या जैविक तंत्रों के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो कहें कि अधिकांश जो संश्लेषण है क्या वो मानव शरीर में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में नहीं होता है। जब मानव शरीर में नहीं होता है तो मीन्स हम कह सकते हैं सर्वाधिक संश्लेषण कहां होता है? तो पौधों
वनस्पतियों में इनका जो है संश्लेषण होता है। कहां संश्लेषण होता है? तो सीधा बता दूं, पेड़ प्लस पौधों मीन्स वनस्पतियों में। कहां? वनस्पतियों में इनका क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि ये जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं जंतुओं के लिए, मानव के लिए विशिष्ट रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं और जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन होता है। और सर्वप्रथम शब्द दोस्तों किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। लेकिन इनका जो संश्लेषण होता है वो मानव शरीर में नहीं होता है, या मैं यूं कह दूं कि अधिकांशतः नहीं होता, अधिकांशतः नहीं होता। जबकि पेड़ पौधों व वनस्पतियों में दोस्तों इनका संश्लेषण होता है। कुल अगर हम बात करें कि विटामिन कितने हैं, विटामिन कितने प्रकार के हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, तो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12 में जब हम अध्ययन करते हैं या अन्य बुकों में जब हम अध्ययन करते हैं तो कुल टोटल विटामिन जो होते हैं वो 12 है। दोस्तों कितनी संख्या बताई गई? कुल टोटल विटामिन जो होते हैं वो 12 उनकी संख्या बताई गई है, जिनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और शेष आपका आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या आ जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा ए, सी, डी, ई और के, जिनमें से बड़ा आसान तरीका है, बी कॉम्प्लेक्स को मैंने अलग कर दिया। अब यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास? ए, सी, डी, ई, के। विटामिन जो हैं उनको जब वर्गीकृत किया गया दोस्तों, जब बांटा गया तो बांटने पर विलेयता के आधार पर बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया? नॉर्मल बात है, 12th की बुक चैप्टर नंबर 10 आप जैव रसायन देख सकते हैं, वहां भी वर्गीकरण किया गया है और वहां भी विटामिन हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ने को मिलते हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि जो विटामिन हैं उनका वर्गीकरण, यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या बनाया गया, और दोस्तों वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो दोस्तों यहां पर वर्गीकरण का आधार हमें मिलता है, पहला वसा में विलेय, वसा में विलेय। दूसरा आधार हमें मिलता है जल में विलेय। किसमें? जल में विलेय। अब विलेयता के आधार पर जब हमने दो भागों में बांटा विटामिन को, तो हमें सबसे पहले पता चला कि वसा में विलेय विटामिन। किसमें? वसा में विलेय विटामिन। सीधा यहां से मैं सी को हटा देता हूं, उत्तर आ जाता है अडेक, ADEK, यानी ये वसा विलेय विटामिन है। यानी यूं कह सकते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, विलेय में विलेय होते हैं वसा में, किंतु जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो सीधा उत्तर मिलता है कि वसा में विलेय विटामिन, जो वसा में घुल जाते हैं, वसा में विलेय हो जाते हैं, वो है आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और उसके अलावा जब दूसरा उत्तर ढूंढते हैं तो जल विलेय विटामिन, क्या होता है? जल विलेय विटामिन। तो जल विलेय विटामिन जो होते हैं वो कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स। और यहां से दोस्तों मैंने सी को हटाया था, तो यहां मैं लिख देता हूं सी, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों सी और बी आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये कैसे हैं? तो मींस बी और सी या सी या बी आपके क्या हैं? जल विलेय विटामिन है, यानी ये जल में विलेय होते हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण दो भागों में दो प्रकार से किया गया, वसा में विलेयता के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर। जल में विलेय विटामिन मैंने बता दिया है आपको दोस्तों बी और सी, बाकी वसा में विलेय विटामिन मैंने आपको बता दिया है अडेक, ADEK। अब बात करते हैं कि जो वसा विलेय विटामिन है इनकी अधिकता कहां होती है। जब हमने शुरुआत की हमने कहा विटामिन शब्द फंक ने दिया, ठीक है। उसके बाद जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन होता है। उसके बाद हमने कहा जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करता है या जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होता है। फिर हमने कहा कि ये जो है मानव शरीर में संश्लेषित अधिकांशतः नहीं होते हैं। फिर वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। तो मींस वसा विलेय जो विटामिन होते हैं इनकी अधिकता कहां होती है? तो लीवर सेल में ए व डी, यहां से मैं उठाता हूं,
मींस ए व डी, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ए व डी यहां लिख देता हूं, ए व डी, इनकी अधिकता कहां होती है, तो मींस लीवर सेल में। कहां होती है, लीवर सेल में। लीवर सेल में इनकी प्रचुरता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, जबकि बी सी कोशिकाओं में अधिक संग्रहित होते हैं। कौन कौन से, बी और सी, यहां पर लिख देता हूं कि कोशिकाओं में अधिक संग्रहण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विटामिन्स का वर्गीकरण पढ़ा और मैंने कहा कि जो विटामिन्स होते हैं विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जिसमें मैंने बी कॉम्प्लेक्स को पृथक किया। फिर मैंने कहा हमारे पास बच रहा है ए सी डी ई के, जिसमें से सी को हटाया तो यहां पर अडेक बचा, और अडेक आपका जो है वसा में विलेय है, जबकि जल विलेय यहां से सी जो हटाया था, सी और बी आपके जल विलेय हैं। बी और सी जो आपके विटामिन हैं वो कोशिकाओं में अधिक संग्रहित होते हैं, अधिक संग्रहण करते हैं दोस्तों। जबकि मैंने बताया बचा क्या, तो आप देख रहे हैं ए व डी कहां पर, यानी लीवर सेल में अधिकता से पाए जाते हैं या अधिकता से संग्रहण होता है। तो इस प्रकार से विटामिन के वर्गीकरण तक की हमने दोस्तों यात्रा की। आगे हम कुछ मुख्य विटामिन पढ़ेंगे, लेकिन उनमें हम किसको छोड़ेंगे, बी कॉम्प्लेक्स को। बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे और बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके हम कौन कौन से विटामिन पढ़ेंगे या किन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे विटामिन ए, सी, डी, ई और के। आज इन विटामिन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। हालांकि विटामिन सभी इंपॉर्टेंट हैं, सबकी अपनी महत्वता है, लेकिन विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी सी की बात करें तो सी का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं जो पिछला सुपरवाइजर का एग्जाम लगा था जिसमें लोग ज्वाइन कर चुके हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, उसमें पूछा गया था विटामिन सी का उत्तम स्रोत या प्रचुर मात्रा का स्रोत कौन सा है, तो उत्तर था इसका बारवेंडेज चेरी। जबकि विटामिन ए की हम बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज या स्रोत नॉर्मली लगता नॉर्मल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इनके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो हमारा है वो क्या कहलाता है या रासायनिक नाम उसका क्या है, तो रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल या फिर कैरोटीन। सीधा कैरोटीन शब्द जब आता है तो दिमाग में एक उत्तर आ जाता है। जब हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम विटामिन ए में उत्तम स्रोत सब्जियों में दोस्तों क्या पढ़ते हैं, कैरेट यानी गाजर पढ़ते हैं। और गाजर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके जब कलर वर्ण की बात करते हैं या प्रचुरता में पोषक तत्व की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कैरोटीन। तो कहने का मतलब यहां पर मैं लिखता हूं विटामिन ए, रासायनिक नाम मैंने आपके सामने बोला रेटिनॉल। बहुत ध्यान देने की बात है यहां पर, कॉन्सेप्ट रेटिनॉल। आंख, मानव आंख की संरचना का आपने दोस्तों अध्ययन किया होगा। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, आंखों में जलन। और मानव आंख की जब हम संरचना करते हैं तो कई संरचनाओं का अध्ययन करते हुए हम एक संरचना का अध्ययन करते हैं जिसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम होता है, रेटिना। रेटिना याद रखें, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, या फिर ऑब्लिक कैरोटीन। क्या लिख सकते हैं, कैरोटीन लिख सकते हैं। अगर कमी की बात आ जाए कि इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया विटामिन आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर इनकी आंशिक मात्रा भी कम पड़ जाती है तो किसी न किसी रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो मींस यहां पर हमें रोग कौन सा हो जाता है, क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो यहां समस्या उत्पन्न होती है रतौंधी। कौन सी, रतौंधी। रतौंधी इस प्रकार का डिजीज है कि संध्या के समय, शाम के समय इस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, उसी का नाम होता है रतौंधी। मींस कह दें जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। और आंखों में जलन, आंखों में जलन, इस तरह की दोस्तों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत पर नजर डालें, गाजर। गाजर सब्जियों में इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। किसका? विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। उसके बाद फलों में हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आम, पपीता, और अगर जंतुओं में बात करें तो मछली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है मछली, किस प्रकार से चर्चा करेंगे? सब्जियों में अगर हरी पत्तेदार सब्जियों में चर्चा करें दोस्तों तो बथुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चिनोपोडिएसी कुल के अंतर्गत आता है। बथुआ आप सभी जानते हैं, और गाजर आप सभी जानते हैं, सब्जियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बथुआ का खरपतवार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आम फलों के अंतर्गत, पपीता फलों के अंतर्गत, और मछली का भी अध्ययन करते हैं। 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि ये तो हम अपने एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, 11th क्लास में इसको पढ़ लेते हैं। खरपतवार चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लेते हैं। मछली, खाने योग्य मछलियां, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक में अध्ययन करते हैं। तो यहां पर जब बात आती है, चर्चा आती है कि आम और पपीता, तो नॉर्मली 12th की बुक में आप पढ़ते हैं कि मीन्स 4800 IU, यानी 100 ग्राम अगर आप भक्षण करते हैं, फल लेते हैं आम का, तो उससे हमें क्या होता है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है, और ये मात्रा बताई गई है। अगर हम पपीता, कैरिका पपाया, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, डाकस कैरोटा या कैरिका पपाया की बात करते हैं, तो कैरिका पपाया में 2020 IU जो है उपस्थिति पाई जाती है। किसकी? विटामिन ए की उपस्थिति पाई जाती है। मछली मैंने लिखा स्रोत, तो एक मछली खाने योग्य मछलियों में पढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों कलबासु। कौन सी? कलबासु। कलबासु मछली का जो तेल होता है उसे क्या बोला जाता है? कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल बोला जाता है, जो कलबासु में अधिकता से पाया जाता है और विटामिन ए का उत्तम स्रोत होता है। कितना? 5.5 ग्राम। कितना दोस्तों? 5.5 ग्राम तेल की उपलब्धता पाई जाती है। मैं पुनः पुनरावृत्ति करता हूं, विटामिन ए, रेटिनॉल, आंख में रेटिना पाई जाती है, तो याद रखें रेटिनॉल या कैरोटीन, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, आंखों में जलन। स्रोत गाजर बहुत उत्तम स्रोत सब्जियों में। फलों में आम, पपीता, आम और पपीता में इतनी मात्रा पाई जाती है 4800 IU या 2020। मछली के तेल में यानी कलबासु खाद्य मछली 12th क्लास में पढ़ सकते हैं, 5.5 ग्राम तेल, विटामिन ए का उत्तम स्रोत। रही बात बथुआ, अभी आपका जो खरपतवार है लेकिन सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है विटामिन ए की। वो कितनी पाई जाती है? 1130 IU 100 ग्राम में। कितनी दोस्तों? 1130 IU यानी प्रति 100 ग्राम उपभोग करने पर। तो इस प्रकार से बथुआ भी विटामिन ए का दोस्तों बहुत उत्तम स्रोत माना जाता है। तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आंशिक मात्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और अपना प्रयास भी है। अब हम बात करते हैं इसको हटाने के बाद दोस्तों किसकी? हम बात करते हैं विटामिन सी की, क्योंकि मैंने कहा है पार्ट 2 में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए सी आ गया। सी की जब हम बात करते हैं तो सी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर सी की बात करें तो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। स्रोत मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। क्या बताया है? बार्बेडोस चेरी या बार्बेडेस चेरी, जिसमें 16 है 177.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में, या उसके अलावा आंवला बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें 600 से 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फल में विटामिन सी की उपलब्धता पाई जाती है। विटामिन सी से होने वाला डिजीज स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी डिजीज होने के कारण हमें पता है ज्यादातर जैसे फटना ओठों का या मसूड़ों का फटना, फूलना या रक्त स्राव होना, इस प्रकार की विशिष्ट समस्याएं दोस्तों उत्पन्न होती हैं। तो विटामिन सी यदि इसकी कमी होती है तो रासायनिक नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, एस्कॉर्बिक अम्ल है, और मैंने बताया 600 से 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में। ये किसका लिखा है मैंने? आंवला का।
आंवला, जिसको आप 12th क्लास के स्टूडेंट अच्छे से अध्ययन करते हैं। उसके अलावा दूसरा मैंने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने बताया कि सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो है बारबेंडेज चेरी, जिसमें आपको मात्रा बताई 1677 यानी 1677.6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम फल में उपलब्धता। तो विटामिन सी से होने वाला रोग क्या बताया, स्कर्वी, और उसके लक्षण भी आपको बताए। आगे आता है दोस्तों अपना विटामिन डी। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कैल्सी सीधा उत्तर मिलता है, जैसे मैंने आपको विटामिन ए में बताया कि विटामिन ए रेटिनॉल रासायनिक नाम, आंख में पाई जाने वाली संरचना विशिष्ट होती है रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालता है, जिससे रतौंधी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यहां पर हम बात करते हैं क्या, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में हड्डियों का या कंकाल का ढांचे का निर्माण बहुत करता है, और इसी के कारण जो है हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, और यदि कमी हो जाती है तो क्षणभंगुरता आ जाती है। कमजोर हो जाते हैं तो समस्या क्या उत्पन्न होती है, रिकेट्स। अब रिकेट्स शब्द का अर्थ यहां क्या निकलता है, रिकेट्स, आगे लिखा है क्या, ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया। अब मैं यहां पर थोड़ा चर्चा करता हूं। रिकेट्स जो होता है, एक्चुअली रिकेट्स सूखा रोग बच्चों के लिए विशेष हानिकारक डिजीज होता है, और छोटे बच्चों के लिए इसका सबसे उत्तम स्रोत, इसकी प्रतिपूर्ति बात करें तो सूर्य का प्रकाश, जो आपके बुक्स में नहीं लिखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फल और सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं सोर्स को पढ़ते हैं, स्रोत को पढ़ते हैं, जबकि सूर्य का प्रकाश प्रातः काल का बहुत उत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन डी के लिए दोस्तों। किनके लिए, मुख्य रूप से बच्चों के लिए। रही बात जो ये ऑस्टोमेलेशिया लिखा गया है, ऑस्टोमेलेशिया, इसके आगे मैं एक और लिख देता हूं, ऑस्टोपोरिएसिस, ऑस्टोपोरिएसिस। अब अंतर क्या है दोनों में, ऑस्टोमेलेशिया जो प्रमुख रूप से होता है दोस्तों, वो महिलाओं में होने वाला डिजीज होता है, और ऑस्टोपोरिएसिस जो होता है ये बुजुर्गों में होने वाला डिजीज होता है। तो सीधा उत्तर मिलता है रिकेट्स, यानी कहने का तात्पर्य है रिकेट्स बच्चों में या अन्य में होने वाला डिजीज विटामिन डी की कमी से, और सबसे उत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश के अलावा अंडा है, अंडे का उपभोग करें, या उसके अलावा मछली का उपभोग करें। इस तरह के स्रोत या सोर्स बहुत उत्तम माने जाते हैं किसके लिए, विटामिन डी के लिए। उसके अलावा अगला विटामिन है दोस्तों ई। कौन सा विटामिन, ई। विटामिन ई टोकोफिरॉल, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल, इससे कमी क्या होती है दोस्तों, बांझपन। बांझपन का मतलब यह होता है कि ऐसी महिलाएं जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती हैं, या जो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं और लंबे समय तक बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, ऐसी महिलाएं बांझ कहलाती हैं। और बांझ शब्द मुख्य रूप से महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है, और आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि जो महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं उनके लिए प्रोसेस चलती है टेस्ट ट्यूब बेबी। मींस कहने का तात्पर्य है कि विटामिन ई की यदि कमी है तो आंशिक कमी के कारण बांझपन जैसा डिजीज उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए गेहूं के दाने का छिलका, मींस गेहूं के दाने का छिलका क्या होता है, मींस जिसे सामान्य भाषा में चोकर बोला जाता है। मींस मैं समझा दूं, गेहूं को आटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, छलनी के द्वारा छानते हैं, जो बचा हुआ अवशेष रह जाता है जिसको हम कचरे के रूप में पृथक करते हैं, वो क्या कहलाता है, गेहूं के दाने का छिलका, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है और रेशे भी पाए जाते हैं जो हमारे पाचन को बढ़ाने का कार्य करते हैं और आंतों में अपशिष्ट पदार्थों को चिपकने से रोकते हैं और आंतों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, क्योंकि आंत एक पेशी अंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन, और मैंने बताया चोकर यानी गेहूं के दाने का छिलका बहुत ही अच्छा होता है, और साथ में हरी सब्जियां बहुत उत्तम होती हैं। उपभोग करने से विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। और अगला विटामिन अपना दोस्तों होगा विटामिन के। विटामिन के नेप्टोक्विनोन, विटामिन के नेप्टोक्विनोन संबंध बहुत अच्छा है। इसको हम अगर बात करें
तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जब इसका अंदर इंटरनल पार्ट का अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से हार्ट का अध्ययन करते हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप सभी जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स जो होती है, पट्टिकाएं जो होती हैं, वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। उनमें एक प्रकार के सामान्य पदार्थ की उपलब्धता पाई जाती है जिसे कहा जाता है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन में बदल जाता है और रक्त का थक्का बना देता है, जिससे रक्त का स्राव समाप्त हो जाता है। क्योंकि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो वायु के संपर्क में आने पर सूख जाता है। यहां पर रुधिर स्राव और रक्त का थक्का न बनना दोनों समस्याएं हैं। जब थक्का नहीं बनेगा तो दोस्तों रक्त का स्राव कंटिन्यू होता रहेगा और इस प्रकार के व्यक्ति में कभी आघात हो जाता है, कभी कोई घटना हो जाती है तो शीघ्रता से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो नेफ्टोक्विनोन यानी विटामिन के, यहां पर रासायनिक नाम मैं लिखता हूं नेफ्टोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन, ठीक है। रुधिर स्राव, रक्त का थक्का ना बनना, इसके स्रोत हैं सबसे अच्छे हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, हरी सब्जियों के अलावा अगर हम बात करें तो टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है जो प्रतिपूर्ति करता है। और मैंने बताया कि समस्या है रक्त थक्का ना बनना और लगातार रक्त का स्राव होना, यह बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन डी मैंने आपको बताया कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफिरॉल रासायनिक नाम मैंने दोस्तों बताया है, बांझपन उत्पन्न होता है। और चोकर यानी गेहूं के दाने का छिलका उत्तम स्रोत माना जाता है। इस प्रकार से आज दोस्तों मैंने जहां तक प्रयास किया, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में अध्ययन किया और विटामिन का कुछ परिचय हमने जाना कि विटामिन शब्द किसने दिया, कहां पाए जाते हैं, किस प्रकार से कहां संश्लेषण होता है और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है दोस्तों। तो आज यहीं तक दोस्तों, इसके साथ यही कहूंगा कि वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आज इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को विराम देता हूं यहीं पर दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।